हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर पढ़ाने वाले हैं। आज हम आप लोगों को अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड, एंड ट्रांजिस्टर। ये फिजिक्स का आधुनिक जमाने का इस समय का सबसे टॉप चैप्टर है। कौन सी? अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है। अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जंक्शन डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, पहले फिजिक्स का सिलेबस बहुत स्टैंडर्ड था, आज फिजिक्स का सिलेबस वो नहीं रह गया है। नहीं तो पहले डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, सब अलग अलग चैप्टर थे। बहुत जानदार फिजिक्स का चैप्टर, तो फिजिक्स के साथ जो है सिलेबस ही कम कर दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन चीज़? सेमीकंडक्टर, पहला अर्धचालक। हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, पहला हेडिंग लगाते हैं। हम इंट्रोडक्शन नहीं बताना चाहते कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है साइंस का एक ब्रांच होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर, क्या स्टार्ट करें? सेमी कंडक्टर। ध्यान, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक, अर्धचालक। ध्यान दो, ध्यान से समझना सब बच्चे। देखो, जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में जो पदार्थ होता है, अब वो पदार्थ की बात हम निर्जीव की बात कर रहे हैं, सजीव की बात नहीं कर रहे हैं। पदार्थ में अब देखना ध्यान से, जो पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ, तो अब पदार्थ दो टाइप में हो जाएगा, एक सजीव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। और सजीव है, ध्यान दो, यदि सजीव है और यदि निर्जीव है, तो निर्जीव है तो परमाणु से मिलकर के पदार्थ बनेगा, और यदि सजीव है तो कोशिका से मिलकर के बनेगा। अब दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं कि निर्जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई हम लोग इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ, दो प्रकार के देखा जाए। ठीक है, एक सजीव पदार्थ है, कौन चीज़, निर्जीव पदार्थ। हम लोग निर्जीव पदार्थ की बात करते हैं कि निर्जीव पदार्थ जो होता है, जितने निर्जीव, जैसे कलम है, डस्टर है, घड़ी है, लोहा है, छड़ है, मोबाइल है, समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ है, ये सब क्या है, हमारे निर्जीव पदार्थ। भाई सजीव पदार्थ वह होते हैं जो हिल डुल सकते हैं, जिसमें गति होती है। ये तो हो नहीं सकता। भाई परमाणु जो है, ध्यान दीजिए,
ये जो पदार्थ होता है दो टाइप से बांटिए, निर्जीव और सजीव। सजीव में हम बायो में चले जाएंगे, सेल और कोशिका में। निर्जीव में यदि आ रहे हैं तो हम फिजिक्स में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? फिजिक्स में। तो सेमीकंडक्टर हम पढ़ना चाहते हैं। क्या? सेमीकंडक्टर। ध्यान दो, सेमीकंडक्टर पहले देखो, समझो। जो सेमीकंडक्टर है, हिंदी लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, तुमको समझाने के लिए तो परेशान हो जाओगे। सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी जो कंडक्टिविटी है, अंग्रेजी लिख देते हैं, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी चालकता, जिसकी कंडक्टिविटी ध्यान दो। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस मीन्स उपाय है जिसकी कंडक्टिविटी, देखो, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, डिवाइस मीन्स उपाय, डिवाइस मीन्स उपाय, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। अर्धचालक मतलब क्या हो गया? सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस उपाय है, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी मीन्स चालकता, जिनकी चालकता कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर से अधिक होती है। डिफिनीशन है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी चालकता कंडक्टर से कम, घबराना मत, से कम, बस तुम शांत रहोगे, बस समझा देंगे हम। सेमीकंडक्टर अर्धचालक एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, उपाय है, मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी, चालकता कंडक्टर से कम तथा इंसुलेटर से क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान दीजिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मीन्स चालक, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, इसको क्या कहते हैं? अचालक या कुचालक। ध्यान समझो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स चालक, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, इंसुलेटर मीन्स कुचालक या अचालक, इसका नाम होता है, पहले समझो। तो ये सेमीकंडक्टर जो है एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है, पदार्थ जो ना कहल जाला, ऐसा मटेरियल है। सेमीकंडक्टर एक, देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी, देखो, जिसकी कंडक्टिविटी
कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, मटेरियल मीन्स पदार्थ, मटेरियल मीन्स पदार्थ। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी चालक से कम हो, चालक से क्या हो, कम हो, चालक से क्या है, कम है, और अचालक से क्या हो, अधिक हो। परिभाषा है कि अर्धचालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी चालकता चालक से कम किंतु अचालक से अधिक होती है। समझ में आ रहा है? समझो समझो, समझा देंगे, कायदे से समझाएंगे, घबराओ मत, घबराओ मत, ठीक है? ध्यान दो। देखो, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होता है, ध्यान दो। सेमी कंडक्टर, कोई पूछेगा कि सेमी कंडक्टर क्या होता है तो लिख लेना कि सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कितना कंडक्टिविटी की हिंदी लिख दें, चालकता, जिसकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान से समझो, ये हमारा चालक है, चालक, ये चालक क्या कर रहा है, ठीक है? ध्यान समझना, ये चालक क्या कर रहा है, इस चालक की चालकता सबसे अधिक होती है, चालकता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। घबराना मत। चालक की चालकता सबसे क्या होती है, और अचालक या एक नाम कुछ और बता लेनी है, इंसुलेटर, अचालक या इंसुलेटर। ये इंसुलेटर जो होता है इसकी चालकता, इसकी चालकता सबसे कम होती है, होती ही नहीं है, इसकी चालकता शून्य होती है। तो यदि इसकी चालकता को 100 मान लिया जाए, इसकी चालकता कितनी है, 100 है, इसकी चालकता को क्या मान लिया जाए, वो शून्य मान लिया जाए। इसकी चालकता कितनी है, 0, इसकी चालकता कितनी है, 100। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल होगा जिसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे, जिसकी चालकता इससे तो कम होगी लेकिन इससे क्या होगी, अधिक होगी। यानी ये क्या है हमारा चालक, मतलब अर्धचालक, दोनों के बीच में है। तो अर्धचालक एक ऐसा मटेरियल होता है कि इसकी चालकता, अर्धचालक की चालकता चालक से कम हो लेकिन इससे क्या हो, अधिक हो। तो इससे कम अंक
50, इससे अधिक अंक भी तो 50 हो जाएगा। तो इसकी चालकता जो होती है चालक से कम तथा अचालक से अधिक होती है, जैसे 50। तो देखो, अर्धचालक एक ऐसा मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम और अचालक से क्या है, अधिक है। अरे भाई 50 क्या है, इससे कम है कि नहीं है? 100 से कम है 50 और 0 से अधिक है 50। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता तो चालक से कम होती है लेकिन अचालक से क्या होती है, अधिक होती है। बात आया समझ में? आ रहा है समझ में? सुनो भाई, बात आ रहा है समझ में? इतना आया तो आगे बढ़े। ये बात आ रहा है समझ में? भाई पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो। एक है लोहा, एक क्या है, लोहा, एक है सिलिका और एक है सूखी लकड़ी। समझो बात को। एक है लोहा, एक है सूखी लकड़ी। तो ये हो गया हमारा लोहा, ये क्या हो गया हमारा, लोहा है। अरे भाई लोहा से लाइन को छुएंगे तो मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा ना। क्या लकड़ी से छुएंगे तो मारेगा? तो जब लोहा को छू रहे हैं, लोहा से लाइन को, तो उसकी चालकता बहुत ज़्यादा 100% है। लेकिन उसी लाइन को यदि हम लकड़ी से छू रहे हैं तो उसकी चालकता क्या है, 0 है। आ रहा है बात समझ में? लोहा से छू रहे हैं करंट को, आ रहा है समझ में? लोहा से करंट को छुएंगे तो करंट तुरंत मार देगा कि नहीं मार देगा? यानी कि लोहा की चालकता बहुत हाई है, हाई है। लकड़ी की चालकता बहुत क्या है, कम है, यानी 0 है, लाइन नहीं मारेगा। तो ऐसा मटेरियल बनाओ जिसकी चालकता चालक से तो कम हो लेकिन अचालक से क्या हो, अधिक हो। तो 50 कैसा अंक है, इससे कम अंक है और इससे क्या है। अब जो 50 है, 50 ठीक है, 50 तो 0 से बड़ा है, 50 0 से क्या है, बड़ा है, और 100 से क्या है, छोटा है। देखो भाई, ये क्या हो गया हमारा, चालक और चालक। ये क्या हुआ, चालक। ये क्या हुआ, आ रहा है समझ में? तो ये चालक की चालकता 100, अचालक की चालकता 0 और अर्धचालक की चालकता 50। यानी अर्धचालक एक ऐसा मटेरियल है जिसकी चालकता चालक से क्या है, कम है और अचालक से क्या है, अधिक है। आ रहा है समझ में? इतना बात आया समझ में? बोलो भाई, इतना बात बालकों को आया समझ में कि भाई चालक, अचालक और अर्धचालक 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ, ठीक है? हाँ भाई, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो इजी तरीके से हो जाए। तो जो कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 0 होती है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल बना दीजिए जिसकी कंडक्टिविटी इससे अधिक हो लेकिन इससे क्या हो, कम हो। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, अधिक होती है। बात आया इतना समझ में? आ रहा है समझ में? बोलो भाई, इतना आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, बता दो भाई। सेमीकंडक्टर आ गया। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है,
सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की संख्या चालक से तो कम है, लेकिन अचालक से क्या है, यानी कि 1 सेकंड में इसमें यदि 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसमें 1 सेकंड में यदि 0 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसमें 1 सेकंड में कितना होगा, 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। यानी इसकी जो सेमीकंडक्टर नाम का जो मटेरियल है, इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, अधिक होती है। तो बोलो सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन आ गया, लिख लोगे। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, अधिक होती है। तो सेमीकंडक्टर का परिभाषा आगे बढ़ी तो बच्चे बता देंगे। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होती है। अच्छा, कंडक्टिविटी मीन्स बताए हैं अभी, भाइयों को बताएं अभी क्या बताए हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से क्या हो, अधिक हो। देखो कंडक्टिविटी लिख दिए कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है, 100% होती है। और जो इंसुलेटर होता है या जो नॉन कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं इसको। पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पदार्थ को किस कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? चालक क्या होता है? चालक एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा मतलब अचालक और अर्धचालक दोनों से क्या होती है, अधिक होती है। क्या कंडक्टिविटी किसकी? चालक की। तो जो चालक की कंडक्टिविटी होती है किससे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है, दोनों से। ये चालक है ना, तो इस चालक की कंडक्टिविटी इन दोनों से अधिक है कि नहीं है? तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों से अधिक होती है। और इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों से क्या होती है? कम होती है। अब आया सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी मीन्स उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की संख्या, आ रहा है समझ में, इजी तरीके से फ्लो होगा कि नहीं। तो इसमें चालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजी तरीके से फ्लो हो जाता है, 100% इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इसमें 0% इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इसमें न तो 100 होता है न तो 0, दोनों के बीच बिचवा यानी 50% फ्लो होते हैं। आ रहा है समझ में। तो चालक की कंडक्टिविटी 100% होती है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 होती है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है? अधिक होती है। बोलो आया समझ में? आगे बढ़े। सेमीकंडक्टर आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से समझो। ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ना है हमको। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। ठोसों में सुनना नहीं तो उड़ जाओगे, यदि सुन लिए तो याद नहीं करना होगा, इसको ध्यान दो। ये चैप्टर ऐसा है, यही एक चैप्टर फिजिक्स का है जिसमें याद नहीं करना है, बस समझ लोगे, लिख लोगे। तो बोलो सेमीकंडक्टर की डिफिनीशन। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम तथा इंसुलेटर से क्या होती है? अधिक होती है। परिभाषा आ गया समझ में? आगे बढ़े। एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन
सॉलिड। अगला हेडिंग है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। पहला टॉपिक आ गया समझ में। ये तो परिचय था कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, हम बात को बता दिए। सेमीकंडक्टर भी मटेरियल है, इंसुलेटर भी मटेरियल है, कंडक्टर भी मटेरियल है। अरे भाई पदार्थ के 3 भाग बताए थे ना। मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ। तो सेमीकंडक्टर भी मटेरियल होता है, कंडक्टर भी मटेरियल होता है, और नॉन कंडक्टर भी क्या होता है, मटेरियल होता है। तीनों मटेरियल होते हैं। लेकिन इन तीनों मटेरियलों में जो कंडक्टर नाम का जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। जो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर नाम का जो मटेरियल है इसकी कंडक्टिविटी एकदम 0 होती है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल हम लोग डेवलप किए, विकसित किए कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम हो लेकिन इंसुलेटर से क्या हो, अधिक हो। तो ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो लेकिन इंसुलेटर से क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर नाम का मटेरियल कहते हैं। आ रहा है समझ में, बोलो भाई, आया बात समझ में। तो सेमीकंडक्टर क्या है भाई, पदार्थ, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसी मटेरियल में, इसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन फ्लो के आधार पर मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। कि इलेक्ट्रॉन इजी से फ्लो होगा कि नहीं, इस आधार पर मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक क्या होता है, कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी, इस तीनों की कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिव मीन्स, कंडक्टिविटी मीन्स कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी तरीके से हो रहा है कि कठिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं होगा, बहेगा नहीं, प्रवाहित नहीं होगा, तब तक कहाँ से धारा बहेगी। अब पदार्थ में से हमको जो है करंट को बहवाना है। आ रहा है समझ में। तो लोहा नाम का पदार्थ है, एक सिलिका नाम का पदार्थ है, और एक लकड़ी नाम का पदार्थ है। आ रहा है समझ में। अब लकड़ी को लाख आप वोल्टेज लगा करके हीट करिए, करते रहिए, क्या जल जाएगा, लेकिन क्या अपने में से करंट को फ्लो करा देगा, नहीं। आ रहा है समझ में। तो सेमीकंडक्टर के बारे में तो हम बता दिए बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मत दिमाग में रहना कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है। कंडक्ट मीन्स इलेक्ट्रिक का फ्लो, सेमी मीन्स आधा तरीका से, कंडक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कंडक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या इजी तरीके से फ्लो हो जा रहा है। यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी तरीके से हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। आज जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं उसे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। आज जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना इजी ना हो, उतना कठिन ना हो, दोनों के बीच बिछवा हो, तो उसे क्या कहेंगे, बोलो, सेमीकंडक्टर। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े तो बोलिए, फिर ना ये मत कहे कि हमको सेमीकंडक्टर नहीं आया समझ में। तो सेमीकंडक्टर एक पदार्थ है और उस पदार्थ की चालकता चालक से क्या होती है, कम, लेकिन अचालक से अधिक होती है। आगे बढ़े, चलिए। एनर्जी इन सॉलिड बैंड, इसको मिटा दें, ठीक है। एनर्जी इन सॉलिड बैंड, अगला हेडिंग है टॉपिक नंबर 1। क्या दिया है, वो तो इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होती है। सीधी सीधी बात, ऐसे ही हिंदी में लिख देना है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से क्या होती है, कम, और इंसुलेटर से क्या होती है, अधिक। बात सीधी सीधी अंग्रेजी के हिंदी में बना के लिख दो। आ रहा है समझ में। सेकंड मतलब द्वितीय होता, लेकिन कोई द्वितीय नहीं करता, सब लोग सेकंड बोलते हैं।
और सेकेंड लिखा भी जाता है, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से क्या होती है, अधिक होती है। आगे बढ़े, चलो क्या है हेडिंग, ठोसों में ऊर्जा बैंड। समझना इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठोसों में क्या है, ऊर्जा बैंड। इसकी अंग्रेजी होती है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ध्यान। एनर्जी बैंड इन सॉलिड क्या होता है, ध्यान। इस भौतिक जगत में, ध्यान दो, इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। पहली बात समझो, क्या इस भौतिक जगत में, घबराना नहीं है, फिजिक्स में सबसे हैवी विषय भी है। इस कहाँ, इस संसार में, भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत है, आ रहा है समझ में। इस भौतिक जगत में जगत मीन संसार, ठीक है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। कितना आ रहा है बात समझ में। इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर के बना भाई, परमाणुओं से। तो इस भौतिक जगत में, कहाँ, इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। पहला लाइन आ रहा है समझ में। इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। नंबर दूसरी बात, परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में क्या होता है भाई, एक नाभिक होता है और उस नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। बात आ रहा है समझ में। तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, हाँ। अब प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक होता है जिसमें क्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अब ध्यान समझो, आ रहा है समझ में। क्या कर रहे हैं, प्रत्येक परमाणु का नाभिक होता है। भाई प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से। भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से। भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। जो भी चीज, कापी कलम किताब, समझ में आ रहा है, लोहा डस्टर माटी, सब किससे मिलकर के बना है, पदार्थ से। ये भौतिक जगत में जितने भी पदार्थ हैं सब किससे मिलकर के बने हैं, परमाणु से मिलकर के बने हैं। अब आपके दिमाग में ये बताया गया है कि परमाणु छोटा से छोटा कण है, यही बताया गया है। परमाणु होता क्या है, ध्यान से समझो, ध्यान समझो।
ध्यान समझो, क्या कह रहे हैं, ध्यान समझो। एक उदाहरण समझो, सोडियम का नाम समझे हो, क्या हो, सोडियम भैया, सोडियम N, समझ रहे हैं, सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2 2s2 2p 6 3s1, ठीक है। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये पहली कक्षा है भाई, 1 है। ये दूसरी कक्षा, ये दोनों मिलकर के है, 6 और 2 8 है। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये परमाणु है भाई। कोई पदार्थ किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। तो सोडियम क्या सिलिकॉन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कार्बन लिख सकते हैं, जर्मेनियम, अच्छा रुको छोड़ो, समझा रहे हैं, पहले समझो। इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना है, ये तो इसमें तो कोई शंका है नहीं। नंबर दूसरी बात, प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। और उस नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर तो भाई देखो, ये देखो, ये नाभिक हो गया। इसमें कौन कौन रहेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके चारों ओर ये विभिन्न कक्षाएं हैं, ये चारों ओर क्या है, विभिन्न कक्षाएं हैं। ये चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं, ठीक है। ये भाई परमाणु है, परमाणु का ये क्या है, नाभिक है। चलो भाई, ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, 11। ये प्रोटॉन भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 23 में से 11 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12। 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12। और प्रोटॉन कितना हो गया, 11। तो प्रत्येक पदार्थ का परमाणु देखो, प्रत्येक परमाणु का नाभिक होता है। देखो, ये सोडियम का परमाणु है, इसका एक नाभिक है। इस नाभिक में देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और इसके बाहर विभिन्न कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, गति करता रहता है। तो बोरबरी के नियम के अनुसार पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। देखो, पहली कक्षा में 2 हो गए। दूसरी कक्षा में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए। तीसरी कक्षा में कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना आ रहा है समझ में, कितना आ रहा है, बोलो भाई। कितनी कक्षाएं हैं, इसको कहेंगे के, इसको कहेंगे यल, और इसको हम नाभिक के बगल वाली कक्षा को के, उसके बगल वाली कक्षा को यल, इसके बगल वाली कक्षा को क्या कहते हैं, यम कहते हैं। आ रहा है समझ में। तो चलिए, इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, ये तो बात समझ में आ गया। अब परमाणु के बारे में देखें कि प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक हो गया, प्रत्येक परमाणु का क्या होगा, नाभिक होता है। इस नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गति कर रहा है। अब ध्यान से समझो, जो नाभिक विभिन्न कक्षाओं में गति कर रहा है, नाभिक विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यदि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में गति कर रहे हैं, तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में गति कर रहा है, तो उस गति कर रहे इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी। एक होगा गतिज ऊर्जा और एक होगा कौन चीज, स्थितिज ऊर्जा। एक होगा गतिज ऊर्जा और एक क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों होता है भाई, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है,
तो गति करने के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। गति करने के कारण जो ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे? तो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाएगी। क्या बता रहे हैं? नाभिक के बाहर चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरी में 8, तीसरी में सोडियम के केस में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी। भाई इस भौतिक जगत में जितने भी पदार्थ हैं किससे मिलकर के बने हैं? परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। अब परमाणु के बारे में सुने, प्रत्येक परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। तो प्रत्येक परमाणु का नाभिक होता है। उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। इतना बता रहा है समझ में कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक ना? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमता रहता है। तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब हम तीसरी बात कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में तो घूम रहा है। और यदि विभिन्न कक्षाओं में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी। क प्रकार की ऊर्जाएं? 2 प्रकार की। पहली, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो किसी वस्तु के गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण उसमें एक ऊर्जा पाई जाएगी जिसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये न्यूक्लियस है, अच्छा न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? प्लस। नाभिक का चार्ज क्या माना जाता है? प्लस। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोटॉन। भाई नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर चार्जे नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। तो भाई न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं तो प्रोटॉन पे तो आवेश है, प्लस। यही तो प्लस आवेश नाभिक को कहा जाता है कि नाभिक के ऊपर कैसा आवेश रहता है? प्लस। तो नाभिक का प्लस आवेश किसके कारण होता है? आंसर प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण नहीं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक का आवेश चार्ज कैसा माना जाता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस। तो ये प्लस और माइनस के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। ये आकर्षण बल ही उस इलेक्ट्रॉन को स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। तो सुनो, तो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ये तो सब लोग जानते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी। पहला क्या है? गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा क्यों मिल रहा है? गति करने के कारण इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा क्यों मिल रहा है? कि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगा रहा है। बल लगा देगा कि नहीं? भाई ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? ऊर्जा का सूत्र ये होता है, ध्यान दो, U = K Q1 Q2 बाई R। ये ऊर्जा का सूत्र है। इसका आवेश क्या है? प्लस आवेश है इसका, तो ये Q1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? Q2 हो गया। इसके बीच की दूरी है, ये R हो गया। तो इससे ऊर्जा मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बोलो भाई। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने प्रूफ किया है पहले अध्याय में। स्थितिज ऊर्जा U = K Q1 Q2 बाई R। ख्याल करो, ख्याल करो, ठीक है।
तो इसके आवेश को Q1 और इसके आवेश को Q2 और इसके बीच की दूरी को R कह देंगे, तब स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो नाभिक के बाहर जो विभिन्न कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है। हम जानते हैं कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक कौन चीज, ऊर्जा 36 अंक, लेकिन यहां हमको बस दो प्रकार देखना है, ठीक है, कि एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? स्वयं गति कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा पाई जाएगी, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या है? ध्यान दो, स्थितिज ऊर्जा को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो वाला चीज नहीं बोलना चाहते जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ा सा टॉपिक लेंदी चल जाए। बस ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा? माइनस। ये प्लस वाला न्यूक्लियस इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। आ रहा है समझ में? क्या लगा रहा है? फोर्स। उस फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मीन्स आकर्षण बल। अरे भाई, प्लस और माइनस के बीच में बल लगेगा तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण। इसके ऊपर प्लस और उसके ऊपर माइनस। तो नंबर तीसरी बात क्या है कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं, एक गतिज ऊर्जा और नंबर दूसरा स्थितिज ऊर्जा। नंबर तीसरा पॉइंट, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की? दो प्रकार की ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कितना आ रहा है समझ में? कितना आ रहा है बात ये समझ में? नाभिक के चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? भाई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कुल ऊर्जा हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से समझना, तो झटका लगेगा जोर से। यार है समझ में? कुल ऊर्जा मीन्स गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? कुल ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं, एक है गतिज ऊर्जा, एक दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसलिए पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है। स्थितिज ऊर्जा इसलिए पाई जाती है क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगा रहा है। इसी आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? स्थिर है, स्थिर है, इधर उधर भाग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो, तो परमाणु की हम ऊर्जा के बारे में समझ गए कि परमाणु की ऊर्जा मतलब कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी, एक है गतिज ऊर्जा और दूसरी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसलिए पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। गतिज ऊर्जा इसलिए पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है। तो नाभिक के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उस पर जो है स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं? कुल ऊर्जा कहेंगे। अब परमाणु की ऊर्जा हो गई, इस जगह पे हम पहुंच गए कि परमाणु में ऊर्जा पाई जाती है। परमाणु में ऊर्जा हुई कि नहीं? परमाणु में ऊर्जा नहीं है,
बहुत ऊर्जा है, परमाणु में बहुत ऊर्जा है। ठीक है, परमाणु में इतनी ऊर्जा है कि आप समझ नहीं सकते। एक चावल का कण है जिसका द्रव्यमान 0.02 ग्राम है। एक चावल है, उस चावल के कण का द्रव्यमान कितना है? 0.02 ग्राम है। इससे आइंस्टीन के समीकरण को हम लगा दें इसी के ऊपर, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो m के जगह पे 0.02 ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे। स्पीड ऑफ लाइट 10 × 10⁸ का स्क्वायर कर देंगे। यदि इसको कैलकुलेट करें तो ट्रिलियन जूल में ऊर्जा आएगी, जो पूरे एक परिवार के लिए 500-600 वर्षों तक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक चावल के कण से। ये बात आइंस्टीन ने बताया था। किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, अब हम इस निष्कर्ष पर निकल गए कि जो परमाणु होता है उसकी ऊर्जा होती है। अब सुनो, परमाणु में ऊर्जा, हम यही जगह पर इतना भोकला का बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचने की परमाणु में क्या होती है? ऊर्जा होती है। परमाणु अकेले शब्द नहीं है, परमाणु में नाभिक, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाहर चारों ओर कक्षाएं, ये पूरी व्यवस्था परमाणु कहलाता है। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? परमाणु मतलब क्या हुआ? नाभिक, उसके बाहर विभिन्न कक्षाएं, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ये पूरी व्यवस्था जो है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु में ऊर्जा पाई जाती है। तो बोर ने क्या कहा था बेटा इसको? इसको मिटा दें? अच्छा, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि परमाणु में ऊर्जा पाई जाती है। किस निष्कर्ष पर पहुंचे? कि परमाणु में ऊर्जा होती है। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए इतना भोंकने के बाद कि परमाणु में क्या होती है। ध्यान दो, अब बोर ने क्या कहा था, पहले ध्यान से सुन लो। बोर ने क्या कहा था? किसने? बोर ने ये कहा था, बोर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि, क्या बताया कि, बोर ने क्या बताया? बोर ने यह बताया कि जेड परमाणु क्रमांक, समझो बात को, वाले परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बटा में n स्क्वायर ई भी होगा।
ये बात किसने कहा था? बात किसने कहा था? ये बोर ने बात बताया था। बोर ने। भाई परमाणु में ऊर्जा होती है, हम तो ये निष्कर्ष पे पहुंच गए। परमाणु में कितनी ऊर्जा होती है? कई बच्चे सो रहे हैं। परमाणु में कितनी ऊर्जा है? कुछ आगे भी थे, कुछ पीछे भी थे। आगे वाले कुछ बंद कम कर दिए हैं सोना, पीछे वाले सो रहे हैं। पहले आगे वाले भी झपकी मारे हैं, होता है। हम भी कभी कभी सोते हैं, कोई बात नहीं। आए होंगे तो भाई घर, उससे तो ऊर्जा मिलेगी ना, तो डिस्टर्ब करेगा मौसम। चलिए, वो देखो परमाणु में ऊर्जा होती है। परमाणु में क्या होती है? ऊर्जा होती है। बोर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा इतनी है। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो उसने क्या कहा, ध्यान समझो, ध्यान दो। सोडियम का उदाहरण ले लीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपको बताए हैं ना। किसका? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बताएं जी? अच्छा, n क्या है इस सूत्र में? जेड तो ठीक है, परमाणु क्रमांक है। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। अच्छा, इसमें n क्या है? कक्षा की संख्या, nवीं कक्षा है। जहां n क्या है? कक्षा की संख्या है। और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। आ रहा है समझ में? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे सोडियम है, सोडियम समझो समझो, समझ में आएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ध्यान दो। यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो ही होगी हमारी पहली कक्षा। पहली भाई क्या होगी हमारी दूसरी कक्षा। समझते रहना, समझा देंगे। अच्छा, जितना पढ़ाए वो समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है? आया है तो ये भी समझ में आएगा। ये क्या है? तीसरी कक्षा। तो ये हो गया पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा, ये क्या हो गया? तीसरी। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए इस सूत्र में n बराबर 1 रख देंगे। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या लिख देंगे? 2। और तीसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या लिख देंगे? 3। तो यदि 1 रखेंगे तो पहली कक्षा में ऊर्जा कितना होगा? -13.6 eV। हाइड्रोजन के लिए मान लेते हैं Z बराबर कितना हो जाएगा? ये तो हम किसके लिए ले रहे हैं? सोडियम के लिए। लेकिन बोर ने किसके लिए लिया था? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z का मान कितना होता है? 1। तो कहा था आप किसी के लिए ले सकते हैं। अब Z का मान है या क्या लिख दें? 11 का वर्ग। और उसने किस पर बताया था ये नियम? हाइड्रोजन पर। ये सूत्र किसके लिए बताया था? हाइड्रोजन के लिए बताया था। लेकिन उसने एक बात कह दिया था कि Z जो है परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन होगा तो उसके लिए 1, हीलियम होगा तो 2, लिथियम होगा तो 3। आ रहा है समझ में? बेरिलियम होगा तो 4, बोरान होगा तो 5, कार्बन होगा तो 6, नाइट्रोजन होगा तो 7। आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन होगा तो 8, फ्लोरीन होगा तो 9, नियान 10 और सोडियम 11। Z का मान 11 से कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन ये बात किसके लिए लिखा जा रहा है? हाइड्रोजन के लिए। ये बात किसके लिए? पहली दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ये बात किसने बताया था? बोर ने बताया था कि हाइड्रोजन के लिए ये। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। तो ये बात हमको समझ में आ गया, समझ में आ गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होगी। हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है? निश्चित है। ये बात हमको कक्षा 11 में
N+L रूल भी बताया था। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में कहाँ हम लोग पढ़े थे? कक्षा 11 में N+L रूल। याद करो उस दिन को कि N+L रूल में क्या बताया गया है। छोड़िए, क्यों इतना दिमाग पे टेंशन डालने का। ठीक है, चलिए, यानी हम इस निष्कर्ष पर निकल गए, इस निष्कर्ष पर कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। परमाणु में ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के बारे में बोर ने बात बता दिया था कि किसी भी जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा En इक्वल टू होता है -13.6 Z²(EV/n² होता है, जहाँ n क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है, जेड परमाणु क्रमांक होता है। आया बात समझ में? अब सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड। हम क्या पढ़ रहे हैं? दिमाग में भी रहना चाहिए। एनर्जी बैंड इन सॉलिड में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि भाई परमाणु का नाभिक, उसके चारों ओर कक्षाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें दो प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे संपूर्ण ऊर्जा मिल गया, यानी परमाणु में ऊर्जा पाई जाती। इस बात को बोर ने भी कहा था कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। यदि पहली कक्षा में होगा तो 13.6, दूसरी में कितना हो जाएगा? 4.3, कुछ ऐसा भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, क्या पहुंच गए? कि जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक, उसके चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण बल कारण, यानी कुल ऊर्जा हमको पता चल गया कि परमाणु में भी ऊर्जा पाई जाती है। बोर के द्वारा भी बताए थे कि नहीं बताए थे? अब चलो ध्यान से देखो, क्या अकेले परमाणु रह सकता है? नहीं। क्या परमाणु अकेले रह सकता है? नहीं। करोड़ों करोड़ों, इतनी जगह में अरबों अरबों हैं परमाणु। पहले दिमाग में रखो, पहले इस बात को समझो, क्या परमाणु अकेले रह सकता है? एक लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली गई, एक लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली गई। क्या बोली गई? आइसोलेट कर लीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट मीन्स आप ऐसे जगह रहिए जिससे सबका आपसे कनेक्शन क्या रहे? दूर रहे। जैसे हमसे नहीं मतलब है किसी से, हमारा फिक्स रूटीन है कि वहाँ से चलेंगे तो यहाँ और कहीं नहीं जाना है, फिक्स है, रूटीन है भाई। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? बोलो। तो उसी प्रकार से अब ये बात हम लोग फिक्स कर लिए कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग है। अब हम ये जान गए कि परमाणु है, परमाणु में ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की ऊर्जा अलग अलग होगी। यदि परमाणु आइसोलेटेड है, क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड एटम किसे कहते हैं? ऐसा एटम जिसके अगल बगल कोई और एटम ना हो। तो ऐसा एटम जिसके अगल बगल कोई और एटम ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड एटम। एनी एटम विच डज नॉट अटैच टू अदर एटम इज कॉल्ड आइसोलेटेड एटम। एक ऐसा एटम जो किसी अन्य एटम के संपर्क में न हो, आइसोलेटेड। जिसको कोरोना हो जाता था उसको आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था हॉस्पिटलों में। क्या बनाया गया था? आइसोलेशन वार्ड। यदि आप घर पे हैं, हॉस्पिटल जाने की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपने को एक रूम में अलग से बंद कर लीजिए जिससे कि आपसे किसी अन्य इंसान से भेंट ना हो।
तो हम कहेंगे कि आप आइसोलेट हो गए हैं। यही बात परमाणु के ऊपर भी लागू होता है कि अकेले यदि परमाणु को कहीं रख दीजिए और उसके अगल बगल परमाणु न हो, तब उस परमाणु को आइसोलेटेड परमाणु कहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि यहां एक परमाणु रखे हैं, यहां एक परमाणु है, उसके बगल में कोई दूसरा परमाणु नहीं होगा 100%। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आइसोलेटेड एटम मीन्स क्या होता है? ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई और एटम अपना प्रभाव न दिखा सके, यानी वह किसी और से व्यवहार न बनाया हो, वह किसी और से अटैच न हो, तो ऐसे एटम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड एटम। यदि एटम आइसोलेटेड होगी तो उसमें एनर्जी होगी, अभी बताया ना, एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को हम क्षैतिज लाइन से ऐसे डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? क्षैतिज लाइन से। ध्यान से सुनना, यदि ये बात आ गया तो सारा चैप्टर आ जाएगा समझ में। इसको ध्यान दो। आतंको हिला हवाली किए समझने में, तो फिर हमारा दोष मत करना। चलो देखो देखो ध्यान से समझो। जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन क्या है? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके अनुसार जितना हम बताए हैं उस, यदि आइसोलेटेड है, अकेले है, ध्यान दो, तो ये ऊर्जा आरेख है 1s2 का। क्षैतिज लाइन से दिखाएंगे, अकेले होगा तो अकेले, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड उसके अगल बगल कोई और एटम नहीं है, अकेले है, तो 1s की ऊर्जा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद टू एस टू का ऊर्जा है भाई। 1s की ऊर्जा कम होगी, 2s की ऊर्जा अधिक होगी। आ रहा है समझ में? नाभिक के बगल वाली जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे नाभिक से दूर कक्षाओं में जाएंगे उसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। तो 1s और 2s में कौन नाभिक के नजदीक होगा? 1s, तो ऊर्जा इसकी कम होगी। 2s की ऊर्जा क्या होगी? इससे अधिक होगी। 2s के बाद फिर किसका नंबर है? ये किसका नंबर है? 2p6 की है, इसकी ऊर्जा अधिक होगी। आ रहा है समझ में? 2p के बाद किसका नंबर है? ये किसका नंबर है? 3s का है, इसकी ऊर्जा ये होगी। 3s के बाद किसकी? ये देखो, बात आ रहा है समझ में? एक ऊर्जा आरेख बनाया गया है, ऊर्जा आरेख बनाया गया है, सिलिकॉन का ऊर्जा आरेख बनाया गया है। ध्यान से समझो, जब अकेले सिलिकॉन है तब, यानी उसके अगल बगल कोई और सिलिकॉन का परमाणु नहीं है तब। बात आ रहा है समझ में? जब अकेले सिंगल हो, कौन हो? सिंगल हो सिलिकॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये और ऊर्जा स्तर ये 1s की ऊर्जा सबसे कम, इससे अधिक ऊर्जा 2s की, इससे अधिक ऊर्जा 2p की, इससे अधिक ऊर्जा 3s की, इससे अधिक ऊर्जा। भाई नाभिक से नजदीक ये है, तो नाभिक से नजदीक है तो इसकी ऊर्जा कम होगी। आ रहा है समझ में? नाभिक से थोड़ा सा आगे है, आगे वाली कक्षा है तो इसमें आ रहा है समझ में? तो ये किसके लिए है? आइसोलेटेड एटम के लिए है। ये किसके लिए है? आइसोलेटेड एटम के लिए है। किसके लिए है? आइसोलेटेड एटम के लिए। आइसोलेटेड एटम ऐसा एटम जो किसी अगल बगल एटम से न जुड़ा हो, तो ये आइसोलेटेड एटम हो गया।
अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना। अब बहुत तुमको दूर ले जा रहे हैं। ये बात आ रहा है इतना समझ में? जितना बताए हैं समझ में आया है कि फिर से बताना पड़ेगा? सो रहे थे कि पढ़ रहे थे? अब तो समझ में आएगा, समय बताएगा। आ रहा है समझ में? कितने लोग ताक भी रहे। ये क्या है? 1:2। ये क्या है? 2:2। ये क्या है? 2p6 3:2। अकेले सिलिकॉन है, अकेले, जिसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। यानी हिंदी होती है बिलगित। क्या होती है? बिलगित परमाणु। कैसा परमाणु? बिलगित परमाणु। ऐसा परमाणु जिसके अगल बगल कोई और परमाणु न हो, यानी आइसोलेटेड एटम की बात की जा रही है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। तो आइसोलेटेड एटम है तो विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होगी। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए। हम तो पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पाया जा रहा है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगेगा, उसमें दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाएगी। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग ही उसकी कुल ऊर्जा कहलाएगी। यानी हमने इस निष्कर्ष पर कि एटम में ऊर्जा भी होती है, इस निष्कर्ष पहुंचे। और जो ही इस निष्कर्ष पहुंचे कि एटम में ऊर्जा होती है तो बोरबरी के नियम को भी हमने बोर के नियम को लगा दिया। किसके नियम को लगा दिया? बोर के नियम को। बोर ने कह दिया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगा रहा है, घूमता है, तो उसकी ऊर्जा का मान En = -13.6 Z², EV/m² होता है। इस आधार पर हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये बात हम बोर के द्वारा भी सिद्ध कर चुके हैं। अब हम एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एटम की। तो आइसोलेटेड एटम क्या होता है? ऐसा एटम जो किसी अन्य एटम से अटैच न हो, तो उस एटम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड एटम। ठीक। तो यदि एटम आइसोलेटेड है तो इसकी एनर्जी का लेवल ये है। ठीक है। अच्छा, ये हम पढ़े हैं कक्षा 9 में, सुने हैं, पढ़े कहाँ हैं? सुने हैं कि पदार्थ 3 प्रकार का होता है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। हम ये कह रहे हैं कि गैस में जो परमाणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु पर प्रभाव न डाल सके। बता रहा है समझ में? गैस में क्या होता है? परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। किसमें? गैस में। क्या होता है? गैस में परमाणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में परमाणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। यानी ये स्थिति तो गैस के लिए भी लागू हो सकती है, क्योंकि एक परमाणु है, दूसरा परमाणु बहुत दूर है, और उससे इसका कोई, मान लेते हैं कि हम इंसान हैं, यहाँ बैठे हैं, एक आदमी हमारे घर बैठा है ना, तो वह हमारे लिए तो भाई आइसोलेटेड हम है ना, उसके लिए हम अलग है ना, उससे हमसे कोई मतलब है नहीं। इसी टाइप का है कि यदि यहाँ एक एटम है तो इतना दूर पर कोई गैस में एटम रहता है कि उस एटम के वजह से इस एटम के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी ये आइसोलेटेड की कंडीशन में आ गया। तो गैस में जो परमाणु होते हैं, वह आइसोलेटेड की तरह होते हैं। आज चूंकि हमको गैस तो पढ़ना है नहीं, हमको अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। अर्धचालक में ठोस होता है, और ठोस में ये बताए थे कि जो परमाणु होते हैं बहुत नजदीक होते हैं। यानी कि अब हम जो ये बात कह रहे थे कि भाई आइसोलेटेड एटम है, तो आइसोलेटेड एटम होने का मतलब कि उस एटम का कनेक्शन किसी और एटम के साथ नहीं है, यानी वो अलग है, उससे किसी से मतलब नहीं है। तो यदि हम गैस की बात करें, ठोस द्रव गैस की बात करें, तो गैस में भी जो होता है, गैस, ठोस द्रव और गैस में जो होता है कौन सी? परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव में थोड़ा नजदीक हो जाते हैं, और ठोस में तो बहुत नजदीक हो जाते हैं। ठोसों में एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच की दूरी 10⁻⁻8 मीटर होती है। 10 पे घाते कितना होती है? -8 मीटर तक दूरी होती है।
यानी ये जो है ऊर्जा, यदि हम ग्राफ खींचें, क्या करें, ग्राफ खींचें, ग्राफ भी हम खींच सकते हैं, ध्यान समझो। ये किसका कंडीशन बता रहे हैं, ये आइसोलेटेड एटम का है कि ऐसा एटम जो अकेले हो, उससे किसी अन्य एटम से लेना देना, जैसे कि गैस में है। गैस में परमाणु होते हैं लेकिन बहुत दूर दूर होते हैं, उस परमाणु की वजह से इस परमाणु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड एटम जो होता है वो गैस के परमाणु के समान व्यवहार करने लगा। चूंकि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमको पढ़ना है अर्धचालक। अर्धचालक ठोस होते हैं, द्रव तो होते नहीं हैं। यानी कि जो ये परमाणु थे जिसको कि हम आइसोलेटेड कह रहे थे, जो कि गैस के समान व्यवहार कर रहा था, गैस के समान के परमाणु की तरह, अब इसको हमको और नजदीक लाना होगा, क्योंकि हमको तो भाई ठोस बनाना है। अर्धचालक ठोस होते हैं। आइए, जो आइसोलेटेड एटम बता रहे हैं, ये तो गैस टाइप का व्यवहार हो रहा है। तो गैस से लिक्विड तो बनाना नहीं है। गैस से यदि लिक्विड भी बनाना होता तो परमाणु को पास पास लाते, लेकिन हमको लिक्विड तो बनाना नहीं है। क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। तो सॉलिड बनाना है तो और पास लाएंगे। आ रहा है समझ में? तो मान लेते हैं, ध्यान सुनना, मान लेते हैं, ध्यान दो। यही ग्राफ आ गया तुमको तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी इस चैप्टर में। एक्स अक्ष, और ये क्या है हमारा, वाई अक्ष। चलो भाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ध्यान से देखो। ये तुम्हारे बुक सुक में नहीं मिलेगा, ये सब ब्रेन की उपज है, ये सब काम खत्म है। ठीक है, चलो देखो, ध्यान से देखो कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष से तो आप परिचित हैं। तो एक्स अक्ष पर परमाणुओं के बीच की दूरी, पहले तो गैस में बहुत दूर दूर थे, उसको नजदीक लाना होगा। नजदीक लाएंगे ना, तो चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, इंटर एटॉमिक स्पेस, यानी परमाणुओं के बीच की दूरी। अब खरबों यदि गैस के एटम है तो प्रत्येक एटम की ऊर्जा यही होगी। क्या बोल दिए भाई, गैस में एटम बहुत दूर दूर होते हैं, यानी एक एटम की वजह से दूसरे एटम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब नहीं पड़ेगा तो हम यह कह सकते हैं कि गैस के जो एटम हैं, सभी एटमों की जो ऊर्जा है ये है। एक एटम का था, आइसोलेटेड एटम का, विलगित परमाणु की ये ऊर्जा का स्तर था। इसका ये ऊर्जा स्तर किसका बनाए हैं? घबराना मत बेटा, तो समझ में नहीं आएगा, मेहनत बेकार चला जाएगा। यहां समझ लेना, आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। ठीक है, ये एक सिलिकॉन के परमाणु का है। किसका है? एक सिलिकॉन के परमाणु का है। कब? जब यहां से इसकी दूरी इतना हो तो जब दूरी इतना है, बहुत ज्यादा दूरी है भाई, गैस में तो बहुत ज्यादा दूरी होती है परमाणुओं के बीच की दूरी। तो एक परमाणु की ऊर्जा सिलिकॉन के एक परमाणु की ऊर्जा का है तो ये होगा, या करोड़ों परमाणु की कहे तो भी यही होगा, क्योंकि एक परमाणु की वजह से दूसरे परमाणु के ऊपर कोई समझो इस बात को, तो नहीं आएगा ये चैप्टर। जो ये बोले ये आ गया ग्राफ, तो तुमको इस चैप्टर में कोई रोक नहीं सकता। और यदि ये नहीं आया तो भाई दिक्कत होगा। ये ऊर्जा आरेख किसका है?
बता दो। एक ये ऊर्जा आरेख किसका खींचे हैं? सिलिकॉन के एक परमाणु का ऊर्जा आरेख खींचे हैं, सिलिकॉन का। आ रहा है समझ में? एक परमाणु का है। अब ये बात को थोड़ा दूर से सोचो कि गैस में भी दुनिया भर के परमाणु होते हैं। इतना परमाणु की सोच नहीं सकते, लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं, जिससे कि एक परमाणु पर दूसरे परमाणु का कोई असर न पड़े। इतना दूर दूर रहते हैं। तो यानी कि गैस की स्थिति में कहें कि एक परमाणु की ऊर्जा ये है, चाहे 100 परमाणु, मान लेते हैं कि गैस में 100 परमाणु है। कितने परमाणु है? 100। और 100 बहुत दूर दूर है, तो एक रख दिए तो 99 ठो परमाणु बचे। और 99 परमाणु इतने दूर हैं कि किसी परमाणु का असर जो एक वाला परमाणु उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है। इसके मतलब कहें कि गैस के सभी परमाणुओं की, मान लेते हैं 100 परमाणु है, तो सभी परमाणुओं की ऊर्जा ये है 100 परमाणुओं की। फिर से सुनो, रिपीट कर रहे हैं बात को। भाई सिलिकॉन का एक परमाणु है, तो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये, और इसका ऊर्जा स्तरीय 1s का ऊर्जा कम। भाई आप बाबू कहा था ना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, इसका ऊर्जा कम, इसका ऊर्जा अधिक, इसका ऊर्जा अधिक, इसका ऊर्जा अधिक, इसका ऊर्जा अधिक। ये बात किसने कहा था? आप बाबू ने। आप बाबू ने कहा था कि क्या कहा था? परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अकॉर्डिंग टू के.एन. शर्मा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के.एन. शर्मा, राइटर के नाम से बता रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर ए.के. मांगलिक की डिफिनीशन क्या कर रही है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से 1-1 यूनिट बढ़ाकर न्यूनतम ऊर्जा में रिक्त ऑर्बिटलों में 1-1 इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। ये बात आप बाबू ने कहा था। वो भी ऊर्जा की ही बात कर रहा था, परमाणु में ऊर्जा की बात कर रहा था, ठीक। तो ये सिलिकॉन का एक एटम है, इसका ऊर्जा आरेख है एक एटम का। और गैस में भी मान लेते हैं कि कोई गैस है और उसमें 100 एटम है, और गैस के एटम बहुत दूर दूर होते हैं। आ रहा है? तो एक एटम की जितना ऊर्जा होगा वही 100 एटम की ऊर्जा हो गई। समझो बात को, समझो समझो ध्यान से। ये सिलिकॉन का एक एटम है, तो इसका ऊर्जा स्तरीय हो गया। इससे बहुत दूरी पर एक और एटम होगा सिलिकॉन का, उसका भी ऊर्जा स्तर यही होगा। एक और दूरी पर होगा, उसका भी ऊर्जा स्तर यही होगा। क्योंकि इतनी दूरी पर हैं, इतनी दूरी पर है कि सभी परमाणुओं को हम आइसोलेटेड मान सकते हैं। यानी जितनी एक परमाणु की ऊर्जा हुई उतनी ही क्या है 100 परमाणुओं की ऊर्जा हुई। लेकिन ये बात किसमें कह रहे हैं? गैस में, जहाँ की दूरी बहुत क्या होती है, परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमको चूंकि सेमीकंडक्टर बनाना है, क्या बनाना है? सेमीकंडक्टर बनाना है। तो सेमीकंडक्टर बनाना है, तो सेमीकंडक्टर में होगा क्या कि ठोस के रूप में पाया जाता है सेमीकंडक्टर। आइए हमारा किस रूप में दिखाई दे रहा है? आइसोलेटेड, यानी गैस का केस है। अब गैस से क्या लाएंगे हम? द्रव में लाएंगे। और द्रव से किस में लाएंगे? फिर ठोस में लाएंगे, क्योंकि हमको ठोसों में पढ़ना है ऊर्जा बैंड। आइए तो हम गैस में पढ़ रहे हैं। गैस में पढ़ क्या रहे हैं? क्योंकि अकेले है, अकेले है, अकेले परमाणु है सिलिकॉन, जिसका ऊर्जा आरेखीय है। यदि कोई गैस मान ले रहे हैं कि 100 परमाणु है, तो यदि एक परमाणु का ऊर्जा स्तरीय है तो दूसरे वाले का भी यही होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। तीसरे का भी वही होगा, सबका यही होगा, 100 का यही होगा जब गैस है। तो अब जब इसको और नजदीक लाएंगे, ध्यान देना, जब इसको और नजदीक लाएंगे, यानी कि इतना दूरी पर ला दिए,
ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो बोलो, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने हैं? बोलो, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने हैं? 4 है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, नाभिक है, क्या है? नाभिक। ठीक है, अब एक वर्ड यूज करेंगे, इंटरेक्शन। क्या यूज करेंगे? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है सुने हो? ठीक है, इंटरेक्शन क्या होता है ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान समझो। यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये बल का फार्मूला क्या बताता है? F बराबर 9 गुणे 10 पे घाते Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं? कूलम्ब्स लॉ को जानते हैं? F बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 Q1 Q2 बाई कितना हो जाए? आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सूत्र क्या बता रहा है? फिजिक्स में केवल 2 बात को जान लेना है, पूरी फिजिक्स खत्म, धुआं धुआं उड़ जाएगा। केवल 2 ही बात फिजिक्स में आज तक बच्चे नहीं जान पाए। 2 ही बात है फिजिक्स में। इतना उम्र हो गया हम फिजिक्स में तीसरी बात को देखे ही नहीं, मात्र 2 ही बातों को देखे। अब बूढ़े हो गए जो है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हमको तीसरी बात नहीं मिला। इसमें दोनों बात दिया है, बस समझना है। फिजिक्स इसको जान गए तो पूरी फिजिक्स आ गई, ये नियम आ रहा है समझ में? तो ये क्या बता रहा है? देखो, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी r है। यहां का इलेक्ट्रॉन बीच की दूरी r है। इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r है। इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r है। अब इस इलेक्ट्रॉन से इस नाभिक प्लस के बीच की दूरी ये है। इस इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से इसकी जो है नाभिक से दूरी, देखो ध्यान से समझो। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, भाई एक परमाणु ये है, इसका इलेक्ट्रॉन होगा, भाई नजदीक नजदीक लाएंगे तो परमाणु बहुत पास पास हो जाएंगे। गैस में तो बहुत दूर थे, तो एक परमाणु की जो ऊर्जा थी वो 100 की वही ऊर्जा मान लीजिए कि वही होता है। लेकिन जब जैसे जैसे उनको क्या करेंगे? नजदीक लाएंगे। क्या करेंगे? नजदीक लाएंगे। तो ध्यान से सुनना भाई, एक परमाणु तो करोड़ों परमाणु की बात की जा रही है, एक की बात नहीं है। जितना नहीं सोच सकते उतने परमाणु होते हैं ठोस में। आ रहा है समझ में? होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच भी दूरी होगा तो आकर्षण। नाभिक नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण, नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण। यानी कि जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो 36 रंग के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं परमाणु। परमाणु क्या? उसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, भीतरी वाला नहीं, भीतरी तो दिखाई ही नहीं है, बाहरी कक्षा का। भीतरी वाले कक्षा किसी प्रकार के आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता। चेंज होगा केवल इसी में, बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का अनुभव करेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन करेगा। भीतर वाले तो सुरक्षित है, नाभिक से इतना दृढ़ता से बंधे हैं कि उसके ऊपर कोई किसी का हरकत काम नहीं करेगा। समझ में? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी वाले से डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये दूरी यदि कम हो जाएगा तो बल क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? ऊर्जा भी बताए थे, ये सूत्र क्या बता रहा है कि यदि दूरी अधिक होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगा, दूरी कम होगा तो ऊर्जा अधिक, दूरी अधिक तो ऊर्जा कम, बता रहा है सूत्र। ये सूत्र हमें क्या बता रहा है? भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 और इस इलेक्ट्रॉन का आवेश Q2 है, इसके बीच की दूरी r, तो इनके बीच में दूरी ऊर्जा पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा?
तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे, कुछ बहुत दूर होंगे। तो नजदीक होंगे तो उनका आर कम होगा, आर कम होने से ऊर्जा अधिक हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यानी जब इसको पास ला दिए इस स्थिति में, स्थिति बी में ला दिए, तो बी में ला दिए तो भाई हम कह रहे थे कि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, अलग अलग होगी। कुछ की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, कुछ की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जो नजदीक रहेगा दूरी कम होगी तो ऊर्जा अधिक हो जाएगी, दूर रहेगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी। यानी कुछ की ऊर्जा तो ऐसी थी, कुछ की ऊर्जा देखो अधिक हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन की, कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। समझना ये कठिन काम है। इसी प्रकार से इसकी भी कुछ ऊर्जा अधिक हो गई और कुछ ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। आ रहा है समझ में? कुछ ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई और कुछ ऊर्जा अधिक हो गई। और नजदीक लाए, और नजदीक, भाई उसमें तो बहुत नजदीक लाना पड़ता है। तो अभी ये जब इतना नजदीक लाए, इतना नजदीक लाए, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें किसी की ऊर्जा अधिक, किसी की ऊर्जा क्या है, कम हो रही है। आ रहा है समझ में? इसके कारण नजदीक आएंगे तो और नजदीक ला दिया गया। अब यहां ला दिया गया। आ रहा है समझ में? जब यहां ला दिया गया तो देखा गया, क्या देखा गया कि ये जो ऊर्जा स्तर था, पहले तो दूर दूर दिखाई देता था ऊर्जा स्तर, लेकिन जब एकदम नजदीक लाए, एकदम नजदीक ला रहे हैं, तो ये ऊर्जा स्तर जो था ये आपस में मिल गया। अब इसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर कौन है, किस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का स्तर कौन है, ये हम बता नहीं पाएंगे। आ रहा है समझ में? यानी ये ऊर्जा बैंड बना दिया, ऊर्जा का क्या बना दिया, ये बैंड बना दिया, ये ऊर्जा का क्या बना दिया, ये बैंड बना दिया। समझना। और नजदीक ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, और नजदीक ला रहे हैं। तो और नजदीक जब इस स्थिति में लाते हैं, इस स्थिति में लाते हैं, तो जो ये एनर्जी का बैंड मिल रहा था, ये मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, बोलो? एनर्जी का बैंड पहले तो अलग अलग था, जब गैस में था तो बहुत दूर दूर था, इतना इतना, और नजदीक लाए तो एक जो है ऊर्जा और एक कई, भाई 100 था, 100 इलेक्ट्रॉन है। समझिए बात को। पहले वाले एटम का 3p2 की भी ऊर्जा यही थी, दूसरे 100 एटम है, समझो आप, 100 एटम है, 100 एटम की बात की जा रही है। ठीक है। जब अकेले एटम था, ध्यान दो, जब अकेले एटम था तो उसमें ऊर्जा स्तर ये था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की ये था, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ये, तीसरे का 100 का यही था ऊर्जा स्तर। लेकिन जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं, जैसे जैसे क्या ला रहे हैं, नजदीक, तो एटम के बीच की दूरी कम हो जाएगी। कहीं पहला वाला एटम चौथा वाला से कुछ दूरी पर होगा, पहला वाला 100वां वाले से कुछ और दूरी पर होगा, पहला वाला 10वां वाले से कुछ और दूरी पर होगा। तो कहीं दूरी कम है, कहीं दूरी क्या है, अधिक है। तो उसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहीं अधिक हो रही है, कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पहले से अधिक हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पहले से कम हो गई। इस यहाँ भी यही, पहले वाले की ऊर्जा कुछ से अधिक हो गई और कुछ की क्या हो गई,
कम हो गई है, ये देखिए, और नजदीक ला रहे हैं। तो पहले तो ऊर्जा में गैप भी दिखाई दे रहा था, अब ये ऊर्जा की एक पट्टी बन गई, बैंड, क्या बन गई, पट्टी, बैंड बन गई। अब इसको और नजदीक ला रहे हैं, इसको क्या ला रहे हैं, और नजदीक। तो और नजदीक लाने से क्या होगा, ध्यान दो, और नजदीक लाने से क्या होगा, और नजदीक लाने से क्या होगा, ध्यान से समझो। ध्यान दो, ध्यान दो। अब ये जो ऊर्जा बैंड था, वह ऊर्जा बैंड दो भागों में बट गया, ऊर्जा बैंड क्या हो गया, दो भागों में बट गया। इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले को इसके बीच में देखो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया कि नहीं, डिस्टेंस हो गया, हो गया। पहले तो सिंगल सिंगल था, और नजदीक लाए तो एक एक ठोक, कई ठो में स्प्लिट हो गई, टूटती चली गई, टूटती चली गई। और नजदीक लाए तो दोनों एकदम इतना टूट गया कि दोनों क्या हो गया, सट गया। और नजदीक ला दिए तो ये दो भागों में क्या हो गया, बट गया। अब इसका नाम बैलेंसी बैंड कहते हैं, इसका कंडक्शन बैंड कहते हैं। ध्यान दो, तो ये हो गया हमारा बैलेंसी बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। इसके बीच की एनर्जी है, एनर्जी गैप, यहां से यहां तक क्या हो गया, एनर्जी का गैप हो गया, एनर्जी का क्या हो गया, गैप हो गया। आ रहा है समझ में, समझो बात को। पहले दूर दूर थे तो ये ऊर्जा का स्तर ऐसे था, इस पोजीशन पे देख रहे हैं। अब यहां से जब यहां लाए, परमाणुओं को पास पास लाए, तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अधिक हो गई और कुछ की कम हो गई, क्योंकि परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होगा, कोई होगा कि एकदम बहुत नजदीक होगा, जैसे मान लेते ये है, एक दो है, एक तीन है, ऐसे ही सब है। तो पहले का दूसरे से दूरी तो कम है, लेकिन पहले का सौवें से दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझो बात को, नहीं समझ में आ रहा है ये बात, कहने का मतलब कि 100 परमाणु है, 100 परमाणु है, एक परमाणु का ये हम लिख दिए ऐसे आरेख, और दूर दूर जब गैस में थे तो 100 की ऊर्जा यही थी, ठीक है। 100 होगा सिलिकॉन का परमाणु, 100 का होगा 3p2, 100 का होगा 3s2, 100 का ये होगा, आ रहा है समझ में। तो पहले वाले एटम का 3p2 और 100वें वाले एटम का 3p2, पहले वाले एटम का 3p, भाई सिलिकॉन के 100 हैं, तो पहले वाले एटम का 3p2 और 100वें वाले एटम का 3p2। हो सकता है कि 100वां वाला जो है पहले वाले से बहुत दूरी पर हो, ये दूरी कम होगा तो 100वां वाला की ऊर्जा देखो ये हो गई। यदि पहले वाला दूसरे वाले से दूरी कम होगी तो ऊर्जा अधिक होगा, तो देखो ये है दूसरा वाला कैसे, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, किसी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि नजदीक ला रहे हैं तो ये जो स्प्लिट हो रहा था, जो ये सिंगल लाइन था, ऊर्जा का सिंगल लाइन था, ये कई छोटी छोटी लाइनों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने के कारण ऊर्जा अलग अलग होगी। आ रहा है समझ में, कोई नजदीक होगा, कोई दूर होगा, जो नजदीक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, या जो दूर होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऐसे ऊर्जा कम बेसी होता रहेगा, ठीक है। इस आधार पर जब और नजदीक ला रहे हैं तो ये जो ऊर्जा आरेख था 100 परमाणुओं की,
भाई 100 परमाणु में 100 इलेक्ट्रॉन और 100 3p2, तो इसका ये 100 जो है क्या है 3s2, तो 100 का ये। अब और नजदीक लाएंगे तो पहले तो इसके बीच में एनर्जी गैप था, अब जो है पहले दूर दूर थी ना, ये दोनों सटी नहीं थी 3p2 और 3p2। 100 परमाणु का 3sp2 100 तो बनाना मुश्किल है, कैसे बनाएंगे, पूरा भर जाएगा बोर्डर में। तो कुछ का बना करके दिखा देंगे, कुछ की अधिक हो रही कुछ की कम, इसमें भी कुछ की अधिक कुछ की कम, और नजदीक ला रहे हैं। तो पहले तो कुछ दिखाई भी दे रही थी, अब नहीं दिखाई दे, सब आपस में क्या हो गया मिल करके एक एनर्जी का बैंड बना लिए। फिर ये बैंड जो है और नजदीक लाए तो ये टूट गया 2 भागों में। एक बैंड को क्या कहे कंडक्शन बैंड, तो ये तो हमारा बैंड हो गया, ये हमारा क्या बन गया बैंड। अब और नजदीक ला दिए और नजदीक लाए तो ये जो बैंड बन रहा था ये बैंड 2 भागों में स्प्लिट हो गया। एक का नाम क्या है कंडक्शन बैंड और एक का नाम क्या है बैलेंसी बैंड। आ रहा है समझ में। ये 3s2 3p2 जब अकेले था तो सिंगल सिंगल लाइन थी, एक परमाणु था। अब चूंकि 100 परमाणु है तो 100 परमाणु का 3p2 इलेक्ट्रॉन होगा, 100 का होगा ना, 100 का ये होगा। तो जब नजदीक ला रहे हैं तो ये जो सिंगल लाइन थी 100 का, तो एक सिंगल लाइन था जब गैस में बहुत दूर दूर था, और जब उसको गैस से द्रव में ला रहे हैं यानी दूरी कम कर रहे हैं, तो दूरी कम करने के बाद कुछ की ऊर्जा अधिक हो जा रही है, कुछ की ऊर्जा क्या हो जा रही है कम हो जा रही है। यहाँ भी वही स्थिति, कुछ की ऊर्जा कम और कुछ की ऊर्जा क्या हो रही है अधिक हो रही है। और नजदीक लाएं तो ये ऊर्जा की बैंड बन जा रहा है, पट्टी बन जा रही है। और नजदीक लाएं तो ये बैंड में जो पट्टी है वो 2 भागों में क्या हो गया बट गया। एक पट्टी को हम क्या कहेंगे, एक पट्टी को कंडक्शन बैंड और दूसरी पट्टी को बैलेंसी बैंड। इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है, उस एनर्जी के गैप को फार हिडन एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं फार हिडन एनर्जी गैप। कोई एटम है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन इसमें है और जब तक इलेक्ट्रॉन यहां से इतनी ऊर्जा लेकर के इसमें नहीं आ जाता तब तक कोई करंट नहीं फ्लो होगा। करंट को फ्लो होने के लिए बैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गैप के बराबर यदि एनर्जी मिल जाए तो वह इलेक्ट्रॉन इस बैलेंसी बैंड को छोड़ करके कहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रिक को क्या करने लगेगा प्रवाहित करने लगेगा। इस आधार पर एनर्जी गैप के आधार पर चालक, अर्धचालक और इंसुलेटर, इन तीनों के बारे में हम लोग विभेद करेंगे, अंतर बता देंगे स्पष्ट। ठीक है कैसे। अब तो भाई समय गवाही नहीं दे रहा है, यदि समय गवाही देता तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाता। ठीक है आ रहा है समझ में। चलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।